अभी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है जिसमें हम खत्म कर देंगे फिजियोलॉजी। देखो, ओवरी जो है एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करता है बाय द थीका इंटरना सेल्स। जो थीका इंटरना सेल्स होता है ये एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब कौन सा एंड्रोजन जो है आपका ओवरी प्रोड्यूस करता है एक्चुअल में, अगर वो देखें तो सबसे ज्यादा एंड्रोस्टेनोड आयन को प्रोड्यूस करता है, फिर टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, फिर डीएचईए को प्रोड्यूस करता है। कौन से एंड्रोजन्स को आपका ओवरी नहीं प्रोड्यूस करता? तो वो दो है, डीएचईएएस जो कि सल्फेटेड फॉर्म होता है डीएचईए का, इसको हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ओवरी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। साथ में डीएचटी, इसका भी लोकल फॉर्मेशन होता है, जहां जहां पर टेस्टोस्टेरोन के मोस्ट पोटेंट फॉर्म की जरूरत होती है वहां पर फाइल रिडक्टेज की मदद से डीएचटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, पर ये ओवरी इनका प्रोडक्शन नहीं करते, डीएचईएस और डीएचटी का। तो अब मेन सोर्स क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का फीमेल्स के अंदर? अगर मेन सोर्स देखें तो सबसे पहला मेन सोर्स जो होता है वो होता है पेरिफेरल कन्वर्जन। पेरिफेरल कन्वर्जन मतलब कैसे कि एंड्रोस्टेनोड आयन जो होता है इसका पेरिफेरली कन्वर्जन हो जाता है इनटू टेस्टोस्टेरोन। ये 50% सोर्स होता है आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए। बाकी 25% टेस्टोस्टेरोन आता है एड्रेनल ग्लैंड से और 25% आता है ओवरी से डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है। बायोकेमिकली अगर हम देखें टेस्टोस्टेरोन को या फिर सारे एंड्रोजन्स को, तो ये C19 कंपाउंड्स होता है। क्या होता है? C19 कंपाउंड्स। जैसे आपका एस्ट्रोजन C18 था, आपका प्रोजेस्टेरोन C21 था, वैसे आपका एंड्रोजन क्या है? C19 कंपाउंड्स है, जो कि मेनली बाइंड करता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से। ठीक है, फिर जहाँ आपका एस्ट्रोजन था, ये फिजियोलॉजी के अंदर मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन जो होता है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है टू ऑल द बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स। मतलब सारे बाइंडिंग ग्लोबुलिन के सिंथेसिस को आपका एस्ट्रोजन जो है बढ़ाता है। तो वही टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसका सिंथेसिस लिवर के अंदर होता है और इसके सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके सिंथेसिस को प्रमोट करने का काम आपका ईस्ट्रोजन करता है। टेस्टोस्टेरोन के पास जो है ज्यादा अफिनिटी भी होती है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन टू दी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। फिर हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ रिसेप्टर के बारे में। तो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर की लोकेशन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होती है, और चूंकि टेस्टोस्टेरोन भी आपका स्टेरॉयड हार्मोन है, इसीलिए इसकी भी साइट ऑफ एक्शन इंट्रान्यूक्लियर होगी जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की। फिर हम बात करते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं। तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म होते हैं ऑक्सोस्टेरॉइड्स एंड कीटोस्टेरॉइड्स फॉर टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सोस्टेरॉइड या फिर कीटोस्टेरॉइड्स। फिर हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है मेल्स के अंदर और क्या फंक्शन होता है फीमेल्स के अंदर। तो देखो, मेल्स के अंदर तो पहली बात सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज लेडिक सेल्स। फीमेल्स के अंदर सोर्स इज थीका इंटरना। मेल्स के अंदर ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प करता है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस का आपको मैं बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस आर सर्टोली सेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज FSH। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया। बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपके लेडिक सेल्स हेल्प करते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी आपका हेल्प करता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज FSH जो इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को। और सर्टोली सेल्स जो होता है ये भी हेल्प करते हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं मेल्स के अंदर, लाइक इंक्रीज इन मसल मास, होर्सनेस ऑफ वॉइस, ये भी आते हैं ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। तो वही अगर हम बात करते हैं फंक्शन इन फीमेल्स, तो सोर्स क्या था टेस्टोस्टेरोन का फीमेल्स के अंदर? वो था थीका इंटरना सेल्स। अगर राइट अमाउंट के अंदर एंड्रोजन प्रेजेंट रहा फीमेल्स के अंदर, इट इज नीडेड फॉर द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। राइट अमाउंट के अंदर एंड्रोजन चाहिए फीमेल के अंदर ताकि एंड्रोजन से जो है एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हो सके। अगर एंड्रोजन बढ़ गया, इफ देयर इज इंक्रीज एंड्रोजन, देन इट इज टॉक्सिक फॉर द फॉलिकुलर ग्रोथ, जिससे आपका फॉलिकुलर ग्रोथ रुक जाएगा, जिससे एनओवुलेटरी साइकिल्स होगी। एनओवुलेटरी साइकिल्स मतलब PCOS, मतलब बेसिकली इरेगुलर ब्लीडिंग होगी इस फीमेल के अंदर इफ देयर इज इंक्रीज्ड एंड्रोजन इन दी ओवरी। अब ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड ऑक्सिलरी हेयर एंड कंट्रोल ऑफ लिबिडो, ये दो ऐसी चीजें हैं जो फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन्स लाते हैं। फीमेल्स के अंदर नियरली सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो एस्ट्रोजन लाते हैं, लेकिन ये दो ऐसे आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो एंड्रोजन्स के कारण आते हैं, दैट इज अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर एंड कंट्रोल ऑफ लिबिडो। अगर आपके फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन्स एक्सेस में हो जाए, तो फिर अगर माइल्ड एलिवेशन होंगे तो हेरुसिज्म होगा, अगर बहुत हाई लेवल्स में एंड्रोजन्स होंगे तो विरलाइजेशन होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा ट्यूमर होता है ओवेरियन ट्यूमर जो कि विरलाइजेशन कॉज करता है? ऐसा ओवेरियन ट्यूमर जो कि एंड्रोजन्स को रिलीज करेगा वही विरलाइजेशन कॉज करेगा। तो एक सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर होता है जो ओवेरियन ट्यूमर है ओवरी के अंदर, या फिर थीका सेल ट्यूमर, दोनों आपके विरलाइजेशन कॉज करते हैं क्योंकि दोनों एंड्रोजन्स को रिलीज करते हैं। लेकिन ज्यादा
जो आपको पहला अगर मार्क करना है तो वो आपका सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर होगा, जिसको हम पहले अरिनोब्लास्टोमा या फिर गायनेंड्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते थे, या फिर इसको हाइलस सेल ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर बताइए कि टेस्टोस्टेरोन का क्या इफेक्ट होता है एलएच के ऊपर। तो ना भाई टेस्टोस्टेरोन का हमेशा हमेशा चाहे वो इंक्रीज क्वांटिटी में हो या फिर डिक्रीज क्वांटिटी में हो, इट हैज ऑलवेज बीन नेगेटिव फीडबैक ऑन एलएच। फिर हम बात करते हैं पिच्योरी गोनेडोट्रोपिन्स के बारे में। तो देखो पिच्योरी गोनेडोट्रोपिन्स मतलब एलएच और एफएसएच, दे आर रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिच्योरी इन अ पल्सेटाइल मैनर फ्रॉम द बेसोफिल्स। ये प्रोटीन हार्मोन्स है, इसलिए इनका जो रिसेप्टर है वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, जीपीसीआर रिसेप्टर। ठीक है, ये तो बेसिक बात है। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है पल्सेटाइल मैनर के अंदर बाय बेसोफिल्स, प्रोटीन हार्मोन्स है, इसलिए इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे है, जीपीसीआर रिसेप्टर। एसिडोफिल से सिर्फ दो हार्मोन्स आते हैं, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ये आप याद रखें। फिर हम बात करते हैं हाफ लाइफ भी आपको आयनी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ ऑफ एफएसएच इज 3 आवर्स, तो वही हाफ लाइफ ऑफ एलएच इज ओनली 20 मिनट्स। फिर हम बात करते हैं कि जो आपके एफएसएच के रिसेप्टर्स हैं, ये दो जगहों पर प्रेजेंट होता है। एक ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ फीमेल्स, और सर्टोली सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ मेल्स। और ये दोनों आपके इनहिबिन बी को रिलीज करते हैं, जो कि इनहिबिट करता है आपके एफएसएच रिसेप्टर्स। एफएसएच रिसेप्टर्स जिन दो सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, वही दो सेल्स आपके इनहिबिन बी को रिलीज करते हैं टू इनहिबिट द एफएसएच रिसेप्टर्स। तो वही जो एलएच के रिसेप्टर्स होते हैं आपके, वो थीका साइकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, और ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर भी आपके एलएच रिसेप्टर्स इंड्यूस होते हैं इन लेट फॉलिकुलर फेज, इन मिड साइकिल। ओके, एंड दिस LH receptors on granulosa cells are induced by FSH only in late follicular phase, या फिर आप बोल सकते हो मिड साइकिल के अंदर। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में, देखो एंडोमेट्रियम का एक प्रोलिफरेटिव फेज होता था, सिक्रेटरी फेज होता था। ओव्यूलेशन के पहले ईस्ट्रोजन के अंडर प्रोलिफरेटिव फेज चलता था, और ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन के अंदर सिक्रेटरी फेज चलता था। मतलब ओव्यूलेशन से पहले ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज होना चाहिए, और ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं आपके ग्रैनुलोसा सेल्स, और ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर होते हैं एफएसएच के रिसेप्टर्स। तो बेसिकली जब ज्यादा एफएसएच होगा इन प्री ओव्यूलेटरी फेज, तब जाके ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, और तब जाके आपका एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगा। इससे ज्यादा एफएसएच, प्रीडोमिनेंट हार्मोन आपका एफएसएच होता है ओव्यूलेशन से पहले। ठीक है, ओव्यूलेशन या फिर मिड साइकिल पे आपका जो है एलएच रिसेप्टर्स आ जाते हैं ऑन ग्रैनुलोसा सेल्स, और वो जो एलएच रिसेप्टर्स आ जाते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर इंड्यूस्ड बाय एफएसएच, वो अब एलएच रिसेप्टर्स के ऊपर एलएच बैठेगा, और ये एलएच बैठ के बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस करवाएगा। साथ में आफ्टर ओव्यूलेशन जो कॉर्पस लुटियम का भी फॉर्मेशन होता है ड्यू टू दिस एलएच। ओके, और ये एलएच आपका कॉर्पस लुटियम को मेंटेन भी करता है, यही कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन को भी सिंथेसिस करता है, जो कि सिक्रेटरी बनाता है आपके एंडोमेट्रियम। तो हमने ओवरी के बेसिस पर अगर आपके साइकिल को नेम करें, तो ओवुलेशन से पहले हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेज, क्योंकि फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे और एफएसएच आपका प्रीडोमिनेंट हार्मोन था। और ओवुलेशन के बाद हम बोलेंगे ल्यूटियल फेज, क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और एलएच आपका प्रीडोमिनेंट हार्मोन होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं आपके एफएसएच के। एफएसएच का पहला फंक्शन होता है सिलेक्शन ऑफ द कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल्स एवरी मंथ। सिलेक्शन ऑफ कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल्स एवरी मंथ मतलब कुछ तीन चार चार पांच फॉलिकल्स को सिलेक्ट करता है आपका एफएसएच हर मंथ, जिसमें अगर आप देखोगे तो एक होता है एंटी मलेरियन हार्मोन, जिसे हम एमआईएस के नाम से भी जानते हैं। देखिए मतलब एफएसएच का काम क्या है, टू सिलेक्ट कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल्स एवरी मंथ। अगर आपका एफएसएच हर महीने 4000 5000 फॉलिकल्स को सिलेक्ट करते जाइए, इससे जो आपका फॉलिकल्स का रिजर्व है वो खत्म नहीं हो जाएगा कि बहुत जल्दी, इससे मेनोपॉज बहुत जल्दी आ जाएगा। इसीलिए आपके पास एक होता है एंटी मलेरियन हार्मोन, ये प्रिवेंट करता है रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलिकल्स। इट इज रिलीज बाय द प्री एंट्रल फॉलिकल्स और ऑल्सो बाय द स्मॉल एंट्रल फॉलिकल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फॉर ओवेरियन रिजर्व। ये आपके एफएसएच को प्रिवेंट करता है कि वो बहुत ज्यादा फॉलिकल्स को रिक्रूट ना कर ले एक ही महीने में। ओके, लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स को ही रिक्रूट करे। ठीक है, इसलिए आपका एंटी मलेरियन हार्मोन जो आपका मलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस से सिमिलर ही होता है, सेम ही होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फॉर द ओवेरियन रिजर्व। दूसरा फंक्शन होता है एफएसएच का कि आपने कोहॉर्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब उस कोहॉर्ट में आप किसी एक डोमिनेंट फॉलिकल का सिलेक्शन और ग्रोथ करवाओगे, और उस डोमिनेंट फॉलिकल को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एफएसएच के रिसेप्टर्स थे। उस डोमिनेंट फॉलिकल का सिलेक्शन होता है और फिर उसकी ग्रोथ होती है। ऑल्सो एफएसएच प्लेज अ रोल इन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में जब आपकी सेकेंडरी oocyte को बाहर आना होता है,
तो कोलेजन ब्रेकडाउन होता है फॉलिकल्स का, और ये कोलेजन ब्रेकडाउन ऑफ फॉलिकल्स इज मीडिएटेड बाय द एफएसएच। बाकी ओव्यूलेशन के अंदर ज्यादा कुछ काम होता नहीं है एफएसएच का, इतना ही रोल होता है एफएसएच का। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एलएच। देखो, ओव्यूलेशन के पहले कितने टाइम पहले एलएच सर्ज आता है? 36 घंटे पहले। मतलब ओव्यूलेशन के 36 घंटे पहले एलएच के लेवल जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं। बाकी एलएच का पीक जो है ये 12 घंटे पहले आता है ओव्यूलेशन के। ओव्यूलेशन के 36 घंटे पहले एलएच सर्ज आता है और ओव्यूलेशन के 12 घंटे पहले एलएच पीक आता है। अब क्या जरूरत है कि आपका, मतलब सॉरी सॉरी, क्या जरूरी है ताकि आपके एलएच का सर्ज हो जाए? तो ईस्ट्रोजन के हाई लेवल्स चाहिए, तब जाके आपके एलएच सर्ज आता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था फिजियोलॉजी के पहले लेक्चर में, अगर ईस्ट्रोजन ज्यादा लेवल्स में प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच को। जब ईस्ट्रोजन के हाई लेवल्स रहेंगे, मतलब मिनिमम 200 पिकोग्राम तो चाहिए ही चाहिए ईस्ट्रोजन फॉर 48 आवर्स, तब जाके आपका एलएच का सर्ज जो है वो इनिशिएट होता है। ठीक है। फिर आप पूछते हो कि व्हेन डज प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस बिगिन? तो प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस बिगिन बिफोर ओव्यूलेशन। 36 घंटे पहले, ओव्यूलेशन के 36 घंटे पहले आपका जो है प्रोजेस्टेरॉन का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। कैसे समझाते हैं? क्योंकि 36 घंटे पहले एलएच सर्ज हुआ बिफोर ओव्यूलेशन। ये एलएच सर्ज जो होता है, तब तक आपका एफएसएच जो है ग्रैनुलोसा सेल्स के ऊपर एलएच रिसेप्टर्स को इंड्यूस कर देता है, जिससे जो ल्यूटिनाइज ग्रैनुलोसा सेल्स है उनके ऊपर अब जाके एलएच एलएच हार्मोन बैठेगा और वो प्रोजेस्टेरॉन को स्मॉल अमाउंट्स के अंदर रिलीज करना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? स्मॉल अमाउंट्स के अंदर प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना शुरू कर देगा। अब इस प्रोजेस्टेरॉन के बारे में आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन जब स्मॉल अमाउंट्स में रिलीज होना शुरू होता है तो वो दोनों एलएच और एफएसएच दोनों के लेवल्स को बढ़ा देता है, दोनों को पॉजिटिव फीडबैक दे देता है। इसीलिए देयर विल बी मेंटेनेंस ऑफ एलएच सर्ज बाय प्रोजेस्टेरॉन एंड एफएसएच का एक स्मॉल पीक आ जाएगा जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। तो इनिशिएशन ऑफ एलएच सर्ज हुआ था एस्ट्रोजन के थ्रू, पर मेंटेन कौन कर रहा है एलएच सर्ज को? प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है। एंड बिफोर ओव्यूलेशन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? एलएच एफएसएच दोनों इंक्रीज हो जाते थे। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो फंक्शन होता है आपके एलएच का ओव्यूलेशन को छोड़ के, वो होता है फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस लूटियम। फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस लूटियम। लाइफ स्पैन क्या होता है आपकी कॉर्पस लूटियम का, वो आप याद रखें कि इट इज फिक्स्ड। 14 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ द कॉर्पस लूटियम। अगर फिक्स्ड ल्यूटियल फेज है 14 डेज का, मतलब हमेशा फॉलिकुलर फेज ही चेंज होगा। ये जो आपका ल्यूटियल फेज है ना ओव्यूलेशन के बाद, ये हमेशा 14 दिन का होगा। ये आपका हमेशा वैरी करेगा। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 दिन की है जैसे यहाँ पर है, तो ये तो आपका ल्यूटियल फेज 14 दिन का ही होगा। आपका फॉलिकुलर फेज इस केस में 26 दिनों का हो जाएगा। ठीक है। तो फिर आप पूछे कि व्हाट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्शन? मतलब कब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्शन इज हाईएस्ट? तो इट इज 14 डेज बिफोर द एक्सपेक्टेड मेंसेस। एक्सपेक्टेड मेंसेस से एक्सपेक्टेड मेंसेस से 14 डेज बिफोर इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंसेप्शन। एंड आंसर मिड साइकिल नहीं आपका, क्योंकि अगर 40 दिन की साइकिल है तो मिड साइकिल आपका 20 दिन हो जाएगा, और 20 दिन के 6 दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है। ठीक है ना? तो 14 डेज बिफोर द एक्सपेक्टेड मेंसेस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्शन। फिर हम बात करते हैं व्हाट डज कार्पस लुटियम प्रोड्यूस? तो कार्पस लुटियम तो आपके बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनिबिन ए, रिलैक्सिन। सबसे मेन हार्मोन जो आपका कार्पस लुटियम प्रोड्यूस करता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। फिर आपका जो कार्पस लुटियम है, ये इसका ल्यूटोलाइसिस हो जाता है और ये कॉर्पस अल्बिकन्स के अंदर फॉर्म हो जाता है। ओके। बट कॉर्पस लुटियम ल्यूटियल फेज के बाद तो इसका ल्यूटोलाइसिस हो जाएगा ना। इट इज रेस्क्यूड बाय एचसीजी हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और कॉर्पस लुटियम को नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कौन बचा के रखता है, कौन मेंटेन करके रखता है? एलएच। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर आफ्टर एलएच इज गॉन, जो आपका एचसीजी हार्मोन होता है वो मेंटेन करता है आपके कॉर्पस लुटियम को इन प्रेगनेंसी। विच हार्मोन मेंटेन्स कॉर्पस लुटियम ऑफ प्रेगनेंसी? एचसीजी। और तीसरा फंक्शन होता है आपके एलएच का, फाइनल ग्रोथ एंड फॉलिकल ऑफ द फॉलिकल इज डन बाय द एलएच। ठीक है। विच हार्मोन रिज्यूम्स मियोसिस पर एट द ओव्यूलेशन? तो ये आपका एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमने ऑब्स्टेट्रिक्स के भी पहले लेक्चर में पढ़ा था। फिर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। देखो, हमने पहले ओवरी के कंपार्टमेंट के बारे में बात की, उसमें हमने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पिट्यूटरी वाले कंपार्टमेंट की बात की, उसमें हमने एलएच और एफएसएच के बारे में पढ़ा। अब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, जो कि जीएनआरएच को रिलीज करता है फ्रॉम द आर्कुएट न्यूक्लियस व्हिच इज प्लेस्ड इन द मीडियल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जो न्यूरॉन्स आपकी जीएनआरएच को रिलीज करते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी प्लकॉर्ड। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी प्लकॉर्ड। और ये न्यूरॉन्स जो कि अल्फैक्टरी प्लकॉर्ड से डिराइव हुए हैं,
दे माइग्रेट टू द मीडियल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, फिर वहां से वो जो है जीएनआरएच को रिलीज करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि जीएनआरएच रिलीज फ्रॉम आर्कुएट न्यूक्लियस व्हिच इज प्लेस्ड इन द मीडियल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस। फिर एक सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं कॉलमैन सिंड्रोम। कॉलमैन सिंड्रोम के अंदर गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टल चेंजेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो माइग्रेशन है आपके इन न्यूरॉन्स का, जीएनआरएच के न्यूरॉन्स का, फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी प्लकॉट टू द मीडियल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ये नहीं होता। और ये माइग्रेशन नहीं होगा तो कोई जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा, कोई एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं होगा, और साथ में एनोस्मिया, ये एक आपको याद रखना कि एनोस्मिया भी आपको कैलमैन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि जीएनआरएच जो है ये एक डेकापेप्टाइड हार्मोन है जिसकी जो हाफ लाइफ है वो 3 मिनट है। और इसे पहले हम LHRH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से भी जानते थे, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था कि ये LH और FSH दोनों को रिलीज करता था। अब हमें पता है कि दोनों को रिलीज करता है, रिलीज करवाता है जीएनआरएच। तो जीएनआरएच की अगर पल्स फ्रिक्वेंसी लो रही, इफ द पल्स फ्रिक्वेंसी ऑफ जीएनआरएच इज लो, दैट इज 1 in 90 minutes, तो ये स्टिमुलेट करवाता है एफएसएच के सिक्रेशन को। लेकिन अगर हाई पल्स फ्रिक्वेंसी रही, दैट इज 1 in 60 minutes, तो ये एलएच के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करवाता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको पहले भी कि हाफ लाइफ ऑफ एफएसएच इज 3 hours एंड हाफ लाइफ ऑफ एलएच इज 20 minutes। तो अब इन दोनों में से हम किस हार्मोन को यूज करेंगे टू नो दी जीएनआरएच पल्स फ्रिक्वेंसी? जिसका हाफ लाइफ कम होगा उसी को हम यूज करेंगे ना टू नो दी जीएनआरएच पल्स फ्रिक्वेंसी। तो हम एलो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को यूज करते हैं टू नो दी जीएनआरएच पल्स फ्रिक्वेंसी। फिर कम टाइम में आप जो है जीएनआरएच पल्स फ्रिक्वेंसी को पता कर लेते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करता है। जीएनआरएच तो पिचुरी को स्टिमुलेट ही करता है, पिचुरी भी ओवरी को स्टिमुलेट ही करता है, लेकिन ओवरी जो है वो पिचुरी को और जीएनआरएच को दोनों को इनहिबिट करता है। ठीक है, व्हेन इज द लोवेस्ट पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ जीएनआरएच सीन? तो जीएनआरएच की लोवेस्ट पल्स फ्रीक्वेंसी देखी जाती है ल्यूटियल फेज के अंदर। इसमें पल्स फ्रीक्वेंसी होती है जीएनआरएच की 1 in 4 hours। क्यों ऐसा? रीजन क्या होता है? क्योंकि ल्यूटियल फेज में आपका कॉर्पस ल्यूटियम बहुत हाई अमाउंट्स में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा होता है, जो कि नेगेटिव फीडबैक शो करता है, इस नेगेटिव फीडबैक देता है जीएनआरएच के। तो यहां तक आपने पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से फिजियोलॉजी पढ़ लिया। अगर आपको समराइज करना होगा तो इस पार्ट को समझ लेना, देख लेना, मैम ने किया कराया हुआ है बहुत अच्छा ही, इस पार्ट को देख लेना, पूरा फिजियोलॉजी आप जो है रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं गाइस और प्यूबर्टी के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।